जनवरी में रीटा शादी करके अपने ससुराल आई। अरे बहू, ये खिड़की में बैठी बैठी क्या देख रही है? बादल देख रही हूँ माँ जी। हाँ हाँ, जल्दी बादल आएंगे बारिश लेकर, और इस गर्मी से थोड़ी राहत भी मिलेगी। राहत? मुसीबत कहिए माँ जी, मुसीबत। अरे बारिश तो जरूरी है और मौसम अच्छा हो जाएगा, हर तरफ हरियाली छा जाएगी, गर्मी से राहत मिलेगी, नदियाँ बहेंगी और हम रिमझिम बारिश का मजा लेंगे, पकोड़े भुट्टे खाएंगे। इसमें मुसीबत कैसी? नहीं वो माँ जी, कीचड़ हो जाता है ना, कपड़े भी नहीं सूखते, हर तरफ सीलन लग जाती है। अब कुछ परेशानी तो हर मौसम में होती है बहू, लेकिन हर मौसम जरूरी भी तो है ना। अब इन्हें कैसे बताऊं मैं? दरअसल रीटा ने अपना एक राज अपने ससुराल वालों से छुपा कर रखा था, जो अब सबके सामने खुलने वाला था। आ गया बेटा, मैं सोच ही रहा था कि बारिश शुरू हो उसके पहले तुम आ जाओ। अरे बाबूजी, मैं तो लैपटॉप के कारण जल्दी आया, वरना पहली बारिश में भीगने का तो मज़ा ही अलग है। ये ले बेटा, चाय पी ले। अरे माँ, रीटा कहाँ है? 2 घंटे से कमरे में ही है, लगता है नींद आ गई होगी। लो, आ गई बारिश। अमित, माँ जी और बाबूजी खिड़की से बारिश के मजे ले रहे थे, तभी रीटा बाहर आती है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बंद कीजिए खिड़की, बंद कीजिए। अरे बहू, इतना अच्छा मौसम है, बारिश की बूंदें अंदर आ रही है ठंडी हवा के साथ, खिड़की क्यों बंद कर रही हो? माँ जी, बारिश की वजह से ना सब खराब हो जाएगा, और पहली बारिश में तो एसिड भी मिला होता है, हमें इन्फेक्शन हो गया तो। अरे बहू, मैं तो सालों से पहली बारिश में नहाता आया हूँ, कोई इन्फेक्शन नहीं होता, अरे बस मज़ा आता है। नहीं बाबूजी, प्लीज खिड़की बंद रहने दो ना। अच्छा, एक शर्त पर बंद रखेंगे कि तुम गर्मा गर्म पकौड़े बना के खिलाओगी। अभी लाती हूँ, आप जो कहेंगे वो बनाऊंगी, लेकिन खिड़की मत खोलना। ये बहू कुछ अजीब बर्ताव नहीं कर रही? अरे छोड़ो ना, होगा कुछ, तुम तो बस पकोड़े खाओ। रीटा की अजीब बातों पर पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे सबको एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। सुनिए ना, आज ऑफिस मत जाइए। अरे जाना जरूरी है रीटा, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। देखिए ना, बारिश आने वाली है। आज सुबह सुबह बड़ी रोमांटिक हो रही है। चलो ठीक है, मैं बॉस को बोल देता हूँ कि तबीयत ठीक नहीं, तो आज मैं नहीं आऊँगा। फिर हम दोनों बारिश में लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, लेक पर जाकर भीगेंगे और भुट्टे खाएंगे। हाँ? नहीं, बाहर नहीं जाना। एक काम करो, आप ऑफिस ही जाओ। अरे कमाल है, अभी तो इतना रोक रही थी। नहीं, आप जाओ ऑफिस। अजीब है यार। बहू देख, बारिश आ गई, मैंने छत पर कपड़े सुखाए थे, जल्दी से निकाल ले तो। माँ जी, आप ही निकाल लो ना। अरे मेरे घुटनों में तेज दर्द है बहू, बार बार नहीं जा सकती, तुम चली जाओ ना। नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी छत पर। हैं? क्यों नहीं जाओगी? अरे तुम दोनों की बहस में सारे कपड़े भीग जाएंगे, तुम दोनों रहने दो, मैं ही ले आता हूँ। अरे लेकिन ये क्यों नहीं जा रही? प्लीज माँ जी, बाबूजी को जाने दो ना, मैं आप दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। अब सबको शक हो गया था कि रीटा कुछ छुपा रही है। तुम सही कह रही हो माँ, मैंने भी नोटिस किया है कि रीटा कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रही है। अरे वही तो, जो बहू कभी मुश्किल से मुश्किल काम में भी ना नहीं बोलती, वो अचानक चौराहे से सब्जी लाने, छत से कपड़े उतारने जैसे छोटे छोटे कामों के लिए भी ना बोलने लगी है। कुछ तो गड़बड़ है अमित। हाँ माँ, लेकिन क्या वजह हो सकती है? मैंने एक चीज़ देखी है, बहू का बर्ताव उस दिन से बदला है जिस दिन बादल आए और बारिश शुरू हुई। अरे हाँ, सही कह रहे हैं आप। हाँ, बाहर या छत पर जाने से मना करना, खिड़की का ना खोलने देना, बिजली की आवाज़ सुनकर बेडरूम में बंद हो जाना,
हो ना हो रीटा बारिश से डर रही है। लो, बारिश से भी कोई डरता है भला? अरे जरूर कोई वजह होगी इसके पीछे, लेकिन वो वजह हमें कैसे पता चलेगी? वो वजह हमें खुद बहू बताएगी। लेकिन कैसे? अभी बताता हूँ, इधर आओ। बाबूजी का आइडिया दोनों को सही लगा। हाँ, ये काम कर सकता है। तो लगाओ आवाज। बाहू सुनो। हाँ माँ जी। तुम्हारी शादी से पहले मैंने मन्नत मांगी थी कि शादी अच्छे से हो जाए तो मैं तुम दोनों के हाथों से मंदिर में पूजा करवाऊंगी। शादी के बाद मैं तो भूल ही गई, अभी याद आया। तो तैयार हो जाओ, तुम दोनों को मंदिर जाना है। अभी अभी तो बारिश हो रही है माँ जी। अरे जरा सी बारिश ही तो है, और तुम्हें कार में ही तो जाना है। लेकिन माँ जी, पहले ही बहुत देर हो गई है मन्नत पूरी करने में। आज याद आया है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए बहू, आज ही जाना होगा। सॉरी बाबूजी, लेकिन मैं बारिश में नहीं जाऊंगी। क्यों बहू? वो नहीं बता सकती, बस मैं बाहर नहीं जा सकती। अरे लेकिन मन्नत पूरी नहीं की तो अपशगुन हो जाएगा ना बहू। मैं नहीं मानती अपशगुन में। तुम मेरे माँ बाबूजी की बात मानने से मना कर रही हो। आप प्लीज समझने की कोशिश करो ना। समझना तो तुम्हें। अगर तुम मेरे माँ बाबूजी की बात नहीं मानोगी तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करके कहता हूँ कि तुम्हें ले जाए। ऐसा मत कीजिए, मैं माँ बाबूजी की इंसल्ट नहीं कर रही। मेरी कुछ मजबूरी है। तो बताओ ना क्या मजबूरी है, वरना अमित लगा इसके पापा को फोन। ठीक है, बताती हूँ। बात तब की है जब मैं 10 साल की थी। मम्मी पापा घर के पास वाले मार्केट में गए थे। मैं घर में अकेली थी। तभी काले काले बादल आ गए और तेज बारिश शुरू हो गई। लाइट भी चली गई और बिजली कड़कने की तेज आवाज आई। मैं बहुत डर गई, तो छाता लेकर मम्मी पापा के पास जाने के लिए घर से निकली। तभी तेज आंधी आई और मेरा छाता उड़ गया। मैं छाता पकड़ने गई तो रास्ता भटक गई। इतनी बारिश थी कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा मैं अब कभी घर नहीं जा पाऊंगी। मैं पापा पापा चिल्लाकर रोने लगी। 2 घंटे बाद पापा मुझे ढूंढते हुए वहां आए। आज भी मुझे डरावने सपने आते हैं बारिश के, इसलिए मैं बारिश से इतना डरती हूँ, हिम्मत ही नहीं होती बाहर जाने की। अरे बहू, ऐसा था तो हमें बताया क्यों नहीं? बाबूजी, जब मैंने किसी को बारिश से डरने की बात बताई तो सबने मुझे पागल कह के मेरा मजाक उड़ाया। इसलिए माँ ने मना किया था कि ससुराल में ये बात किसी को पता ना चले। आप लोग भी अब मुझे पागल समझ रहे होंगे ना? अरे कैसी बात कर रही है बहू, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सब किसी न किसी चीज से डरते ही हैं। अमित को हाथी से बहुत डर लगता है, पता है? तुम्हारी ये दबंग सास अंधेरे से डरती है। हाँ और तुम्हारे ये बाबूजी जो बड़े शेर बने घूमते हैं ना, छोटा सा चूहा देखकर पलंग पर चढ़ जाते हैं। लेकिन अब मन्नत कैसे पूरी करेंगे? अरे कोई मन्नत है ही नहीं तो पूरी क्यों करेंगे? क्या मतलब? मतलब ये कि हमें समझ में आ गया था कि तुम बारिश से घबरा रही हो, इसीलिए उसकी वजह जानने के लिए बाबूजी ने ये प्लान बनाया था। सॉरी बहू, तुम्हें रुला दिया हमने। नहीं बाबूजी, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। आप लोग मेरा परिवार हैं। मुझे आपको सब सच बता देना चाहिए था पहले ही। चलो अब ये छोड़ो, लेकिन बहू तुम्हारे साथ जो हुआ वो बचपन की बात है, लेकिन जिंदगी भर ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा ना। तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। हाँ बहू, हम सबके साथ बाहर चलो। जरा भी बिना डरे बारिश को महसूस करो। जब बारिश की बूंदें चेहरे पर लगती है ना तो कितना अच्छा लगता है। नहीं, कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? ये कहकर अमित ने रीटा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया
दो पल डरने के बाद रीटा ने उसका हाथ थाम लिया और चारों बारिश में भीगने आंगन में आ गए। और जैसे ही बारिश की बूंदें रीटा के चेहरे पर गिरी, उसका डर दिमाग से निकल गया। कितनी ठंडी बूंदें हैं, मैं तो सालों से भीगी नहीं। मजा आ रहा है ना बहू? हाँ माँ जी, बहुत मजा आ रहा है। तो चले भुट्टा खाने? नहीं, आज यहीं भीगेंगे और मैं पकौड़े बनाऊंगी। थैंक यू बाबूजी, माँ जी, आप सबने मेरा सालों पुराना डर भगा दिया। अगर परिवार का साथ मिले तो इंसान हर डर से जीत सकता है। सुरुचि ने प्रवचन सुन सुन के प्रतिज्ञा ले ली थी कि अब वो कोई भी पाप नहीं करेगी, सबसे अच्छे से बात करेगी, किसी के साथ बुरा नहीं करेगी। बहू, ये मच्छर तेरे गाल पे कब से बैठा है? अरे काट लिया तो गाल गुलाब की तरह लाल कर देगा। बैठे रहने दो माँ जी, उसे आराम करना होगा। उसने मेरे गाल को अपना घर समझ लिया है, तो मैं उसे बेघर क्यों करूं? अरे ज्ञान की बारिश बाद में करना, अपने गाल का मच्छर हटा ले। मलेरिया हो गया तो तुझे आराम करना पड़ेगा। माँ जी, डेंगू मलेरिया तो सांसारिक बीमारियां हैं, हमें इनसे ऊपर ही तो उठना है ना। अरे बेटा, इनसे आदमी ऊपर ही उठ जाता है। क्या हुआ? काट लिया। अरे मैंने तो कहा ही था, मार देना था उसको। नहीं नहीं माँ जी, उसे भोजन करना था, मैंने उसे पोषण दिया है, मुझसे पुण्य का काम हुआ है। अरे उड़ रहा है टुनटुना के, ताली बजा के मार दे वरना फिर काट खाएगा। नहीं नहीं माँ जी, जीव हत्या करना पाप है। मैंने एक बार व्हाट्सएप पे एक उपदेश पढ़ा था, मच्छर आपको काटे ये उसका जुनून है, उसके बाद आप खुजाओ ये आपका सुकून है। लेकिन कभी मच्छर को मारना मत, क्योंकि उसकी रगों में आपका ही खून है। अरे तू और तेरा व्हाट्सएप का ज्ञान, भगवान बचाए। सुरुचि की ये पुण्य करने की आदत से कई बार सुरुचि का नुकसान होता, लेकिन फिर भी वो पाप से दूर रहती। सुरुचि, मेरे सर में जुएं हो गई है, निकाल दोगी? कोई आपको अपने घर से निकाले, आपको अच्छा लगेगा क्या? अरे लेकिन परेशान करती हैं जुएं, दिन भर सर खुजाता रहता हूँ। देखो, इसी बहाने तुम्हारे सर की चंपी हो जाती है। तुम्हें तो जुओं को थैंक यू कहना चाहिए। तभी बाहर से ससुर जी की आवाज आती है। बहू, बहू। अभी आई बाबूजी। बेटा सुनो, ये देखो चाय में ना मक्खी तैर रही है, दूसरी चाय ले आओ जाओ। ला दूंगी, पर मक्खी मत हटाइएगा। अरे क्यों बेटा? मक्खी चाय का सेवन कर रही है, अच्छा थोड़ी ना लगेगा आप बीच में अडंगा डाल देंगी तो। आपको अच्छा लगेगा क्या अगर कोई आपकी चाय छीन ले? अरे पर निकालूंगा नहीं तो मक्खी मर जाएगी बेटा। नहीं नहीं बाबूजी, आप उसे पीने दीजिए, पीकर उड़ जाएगी। लेकिन बाबूजी मक्खी के साथ ही चाय पी जाते हैं। ये क्या किया बाबूजी? अरे मक्खी सिर्फ चाय ही क्यों पिए, आज सुबह मैंने मिठाई भी खाई है, पेट में ही है, वो पेट में चाय भी पीती रहेगी और मिठाई भी खाती रहेगी। सुरुचि को समझ में नहीं आता कि वो बाबूजी के इस कारनामे पर क्या जवाब दे। वो सास के पास जाती है। सास के हाथ में एक खटमल मारने की दवाई है। माँ जी, आपके हाथ में ये क्या है? अरे बेटा, तू तो बीए पढ़ी है, इतना तो पढ़ने में आया ही होगा कि ये खटमल की दवाई है। माँ जी, आप क्यों मार रही हैं खटमल? मत मारिए माँ जी, आप अपनी नींद के लिए खटमलों को हमेशा के लिए सुला देना चाहती हैं। अरे अब चुप भी हो जाओ देवी, पुरानी दवाई है, एक्सपायर हो गई है, फेंकने जा रही हूँ, नहीं मार रही हूँ खटमल। और वैसे भी खटमल से ज्यादा तो तूने हमारी नींद हराम कर रखी है। माँ जी, पुण्य करना चाहिए, आपको तो ज्यादा करना चाहिए, आपकी तो उम्र भी हो रही है। अरे उम्र से याद आया, बैंक में जाकर जन्म तारीख सही करवानी है, तैयार हो जा, कल स्कूटी चला के ले जाना मुझे।
अगले दिन सास घर से निकलने से पहले दही शक्कर खा रही है और जल्दी जल्दी में हाथ नहीं धोती। बहू स्कूटी निकालती है और सास ताला लगाती है। ताला लगाते वक्त शक्कर के दाने ताले पे रह जाते हैं और दोनों सास बहू हड़बड़ी में घर से बाहर निकल जाती हैं। अच्छा हुआ कि तेरी स्कूटी में सेल्फ स्टार्ट है, वरना तू तो बोलती कि मैं किक नहीं मारूंगी। किक मार दी तो पाप लगेगा। माँ जी, इस तरह मजाक करना भी पाप होता है। दोनों सास बहू बैंक पहुंचती हैं। अभी लंच टाइम है, बाद में आना। अरे भाई साहब सुन तो लो, करवाना क्या है? अरे जन्म तारीख बदलवानी है, कैसे बदलेगी? अब किसी और तारीख को पैदा हो जाओ। यही चुटकुला आप अपने मैनेजर को भी सुना पाओगे ना? वो भी हंस ले थोड़ा। अभी बुलाती हूँ। अरे अरे रुकिए रुकिए, ये फॉर्म भरिए और आधार कार्ड दीजिए। अरे राम रे, आधार कार्ड तो भूल ही गई, उसके बिना तो नहीं होगा। अरे बहू जा, घर से जल्दी से मेरा बटुआ उठा ला, उसमें मेरे सारे कार्ड रखे हैं। जा जा जल्दी लेकर आ, वरना बैंक बंद हो जाएगा और कल मुझे अपनी बहन के यहाँ भी तो जाना है ना। जी माँ जी, अभी गई और अभी आई। अरे रुक, चाबी तो लेकर जा घर की। बहू जल्दी से घर पहुंचती है, लेकिन घर पहुंचते ही देखती है कि ताले पे बहुत सारी चींटियां हैं, जो माँ के ताला लगाते वक्त हाथ से ताले पे शक्कर छूट जाने के कारण आ गई थी। चींटियां, हट जाओ, मुझे आधार कार्ड निकालना है। बहू चींटियों को हटाती नहीं है, उनसे मिन्नतें करने लगती है। सुनो, हट जाओगी तो और भी शक्कर के दाने खिलाऊंगी। अभी सास का काम बहुत ज़रूरी है, मेरी बात सुन लो, मान लो। मैंने तुमको हटाया तो पाप हो जाएगा। चींटियाँ कैसे सुरुचि की बातें सुनती जब घर में ही उसकी कोई नहीं सुनता था। शाम हो जाती है पर चींटियाँ हटती नहीं है। तभी सास वहाँ ऑटो से आ जाती है। अरे कहाँ रह गई तू? बैंक भी बंद हो गया। माँ जी, ताले पे चींटी। सास पूरा माजरा समझ जाती है और बहू से कहती है, एक बात बता, सोच के देख, अगर मुझे खून की बोतल चढ़ानी पड़ी और उस पर चींटी बैठी हो, तो बोतल से चींटियों को हटा के मुझे बचाएगी या चींटियों को वहीं बैठा रहने देगी? माँ जी, ऐसा होगा ही नहीं। अरे चींटियों को तो मीठा पसंद होता है, खून की बोतल पे तो मच्छर आएगा, क्योंकि खून तो मच्छर पीता है। सास सर पकड़कर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी ससुर जी और सुरुचि का पति भी वहाँ आ जाता है। अरे रो क्यों रही हो? रहने दो जी, तुमको बताया तो तुम भी रोने लगोगी अपनी किस्मत पर। अगले दिन सास अपनी बड़ी बहन के यहाँ चली जाती है। पति अपना काम कर रहा होता है और सुरुचि उसके पास जाकर कहती है, ये जुएं ख़त्म करने की दवाई है, मैं मालिश कर देती हूँ। अरे लेकिन तुमको पाप नहीं लगेगा? अपनों की खुशी के लिए अगर छोटे मोटे पाप करने पड़े तो वो पाप अच्छे हैं जी। प्रीति की नई नई शादी हुई थी। उसका पति अक्षय विदेश में नौकरी करता था। प्रीति का रहन सहन सादगी भरा था। इस वजह से उसकी सास हमेशा उसे दूसरी बहुओं के मुकाबले कम आंकती थी और उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ये ले। माँ जी, मुझे मत मारिए। आज तेरी वजह से मोहल्ले की सभी औरतें मेरा मजाक उड़ा कर गई है। आज तो मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। एक काम ठीक से नहीं होता तुझसे नाश पिटी। अरे तुझे तो कपड़े पहनने का भी सहूर नहीं है, पता नहीं किस जंगल से उठ कर आई है। अब इसमें मेरी क्या गलती है माँ जी? मैं तो हमेशा से इसी तरह से रहती आई हूँ। अरे मोहल्ले की जरा दूसरी औरतों की बहुओं को देख, कितने सलीके से रहती है, और एक तू है करम जली। ये ले, ये ले। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी, मुझे और मत मारिए माँ जी।
अरे तेरा कुछ नहीं हो सकता। जा, रसोई घर में सुबह से बर्तन पड़े हैं, जा कर दो। मैं पड़ोस में जा रही हूँ, विमला की बेटी को लड़के वाले देखने आने वाले हैं। इस तरह अपनी बहू को डांट टपट के मिथिला वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जब भी अक्षय फोन पर प्रीति का हालचाल पूछता, प्रीति हमेशा अपनी पति से झूठ बोलकर अपनी सास के करतूतों पर पर्दा डाल देती थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अरे ओ निकम्मी, जरा यहाँ आ। प्रीति जैसे ही रसोई घर में आती है, मिथिला जोर से उसके बाल पकड़कर खींचती है। ये क्या है, रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं है? अरे मुझे बड़ी भूख लगी है, अब क्या खाऊं? माँ जी, आप ही तो कह कर गई थी कि आप अपनी सहेली के घर से खाना खाकर आएंगी, और आज मेरा उपवास है, इसलिए मैंने सिर्फ बाबूजी के लिए खाना बनाया था। हाँ हाँ, कह कर गई थी तो क्या हुआ? अरे तुझे तो बहाना मिल गया काम चोरी का। अरे 2 रोटियां और तवे पर सेक लेती तो तेरे बाप का क्या जाता? राशन तो मेरा लगना था। हे भगवान, कैसी बेवकूफ बहू मिली है मुझे। अरे भाग्यवान, अपनी गलती बहू पर क्यों थोप रही हो? अरे तुम ही तो कहकर गई थी कि तुम खाना बाहर से खाकर आने वाली हो। अब भला इस पे इस बिचारी का क्या कसूर है? आप तो चुप रहिए जी, अभी मेरा माथा बहुत गर्म है। आप बीच में ना ही बोले तो अच्छा होगा। आप नाराज मत होइए, मैं अभी आपके लिए खाना बना देती हूँ। हाँ चल जल्दी, खाना बनाकर मेरे कमरे में ले आ। मिथिला अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों के बाद अक्षय का फोन आता है। आप कैसे हैं जी? अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुझे यहाँ ग्रीन कार्ड मिल गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम अब मेरे साथ यहाँ आकर रहो। मैंने माँ से बात कर ली है, बस अब तुम फटाफट यहाँ आने की तैयारी शुरू कर दो। अच्छा ठीक है, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, शाम को बात करेंगे। ठीक है जी। प्रीति फ़ोन रखकर अपनी सास के पास जाती है। तभी उनकी पड़ोसी गायत्री वहाँ आ जाती है। अरे मिथिला, तेरे बेटे अक्षय का फोन आया था। तेरी बहू को विदेश बुलाना चाहता है, उसे वहाँ ग्रीन कार्ड मिल गया है, इसलिए मैं तेरी बहू के कागजात लेने आई हूँ। अब तो तेरी बहू विदेश जाकर अपनी जिंदगी मजे से गुजारेगी। मिथिला बुझे मन से कहती है। हाँ ये तो है, अपनी अपनी किस्मत है। गायत्री प्रीति के कागजात लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन से प्रीति देखती है कि उसकी सास कुछ खोई खोई सी रहती है, और अब वो पहले की तरह ना तो प्रीति को मारती पीटती है और ना ही उसे कुछ भला बुरा कहती है। बस सारा दिन किसी सोच में डूबी रहती हैं। उसी शाम अक्षय का फोन आता है। प्रीति, तुमने आने की सारी तैयारी कर ली है ना? सुनिए जी, मैं अपने सास ससुर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। इस बुढ़ापे में अगर मैं ही उन्हें छोड़कर चली गई तो उनकी सेवा कौन करेगा? आखिर मैं उनकी इकलौती बहू हूँ, और फिर ऐसे भी वो कमाई किस काम की जो हमें अपनों से ही दूर कर दे। आप यहाँ थोड़े पैसे कम कमाते थे, पर अपने परिवार के साथ 2 वक्त की रोटी तो सुकून से खाते थे ना जी। तुम सही कहती हो प्रीति, जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरा मन ही नहीं लगता। हर वक्त सिर्फ घर की याद आती रहती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम लोगों के साथ ही रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कम आऊँगा लेकिन सुखी तो रहूँगा। ये हुई ना बात जी। चलिए, माँ को खाना देने का वक्त हो गया है, अभी मैं फ़ोन रखती हूँ। प्रीति अपनी सास के लिए खाना लेकर जाती है। चलिए माँ जी, खाना खा लीजिए। अरे बहू, तू जाकर खा ले, मेरी इच्छा नहीं है। और बता, तेरी सब तैयारियां हो चुकी है जाने की? अरे माँ जी, आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली, वरना आपकी डांटे कौन सुनेगा और आपकी हाथ की मार कौन खाएगा? मिथिला खुश होकर कहती है।
क्या कह रही है बहू? तू सच में नहीं जाने वाली? हाँ माँ जी, मैं कहीं नहीं जा रही। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अक्षय भी हमेशा के लिए वापस आ रहे हैं। चलिए अब आप खाना खा लीजिए। अरे आज तो मैं 2 रोटी ज्यादा खाऊंगी। मान गई तुझे, आखिर बहू हो तो ऐसी। शिक्षा अपने माता पिता के साथ रहने का सुख ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। किशनपुर गांव में प्राची नाम की एक औरत अपने बेटे कुणाल और बहू सुधा के साथ रहा करती थी। सुधा स्वभाव से बहुत ही कामचोर होती है और आए दिन काम न करने के नए नए बहाने बनाती रहती है, जिसकी वजह से अक्सर घर में कलह भी हो जाया करती है। अरे बहू, तुमने बर्तन क्यों नहीं किए? वो माँ जी, मेरी उंगली कट गई थी सब्जी काटते वक्त, इसलिए नहीं कर पाऊंगी। तो क्या हुआ, बर्तन तो कर ही सकती हो। नहीं ना माँ जी, सर्फ लगने से कटे हुए भाग में दर्द हो जाएगा। आज के लिए बर्तन आप ही कर लीजिए। इस तरह से सुधा रोज काम ना करने के नए नए बहाने ढूंढ ही लेती है। सुधा कुणाल के आते ही काम करने का दिखावा करती और उसके जाते ही वापस से नया नाटक करती। माँ, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है, अब जल्दी से नाश्ता दे दो। जी, आप माँ जी को क्यों बुला रहे हैं? मैं अभी आपके लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। अरे वाह सुधा, जब से तुम आई हो माँ को कितना आराम मिल गया है। तुम सच में बहुत अच्छी बहू हो। प्राची सुधा की इस आदत से बहुत ही परेशान होती है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाती। इधर सुधा काम न करने का रोज एक नया बहाना ढूंढ लेती। अब कोई ऐसा बहाना बनाऊंगी जिससे माँ जी की चिकचिकी खत्म हो जाए और वो मुझे काम के लिए बोलना ही छोड़ दे। सुधा रसोई में जोर जोर से चिल्लाने का नाटक करती है और प्राची भागी भागी उसके पास आती है। क्या हुआ बहू? पता नहीं क्या हुआ माँ जी, अचानक आंखों में कुछ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। अरे कैसी बातें कर रही हो? आंखों को अच्छे से धोकर मसलो ना। आंखों को बहुत बार धो लिया मैंने, मगर कुछ भी नहीं दिख रहा अभी। और इस तरह उस दिन से सुधा अंधी होने का नाटक करने लगती है और घर का सारा काम प्राची के सर आ जाता है। वो समझ भी नहीं पाती कि आखिर सुधा को हुआ क्या। इधर सुधा की ऐश हो जाती है। वो अब बिस्तर पर बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती है। माँ जी, जरा चाय तो पिला दीजिए ना। हाँ बेटा। प्राची को शक हो जाता है कि सुधा नाटक कर रही है और वो अपने तरीके से पता लगाने की कोशिश करती है। प्राची घर में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाती है। देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरी इतनी प्यारी बहू को न जाने किसकी नजर लग गई। हुआ क्या? अरे देख ही नहीं पा रही वो तो। क्या हुआ है आपको? पता नहीं डॉक्टर साहब, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, मैं चेकअप करता हूँ। क्या हुआ है इसे? चेकअप में तो कुछ भी नहीं निकला है। इसका मतलब मेरा शक सही था, ये सिर्फ नाटक कर रही है। फिर भी डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा ना। सुधा घबरा जाती है। माँ जी, आप क्यों मेरी आंखों के पीछे पड़ गई हैं? मैं जिंदा हूँ, क्या ये काफी नहीं है? आंखें भी ठीक हो जाएगी ना धीरे धीरे। नहीं बहू, तुम तकलीफ में हो ये मैं देख नहीं पा रही। डॉक्टर साहब आप देखिए ना, कोई तो इलाज होगा इसका। मुझे कोई इलाज नहीं करवाना। मेरी आंखें भगवान की मर्जी की वजह से गई है और उनकी मर्जी की वजह से वापस आ जाएगी। देखिए, मैं दवाई लिख देता हूँ और आप इनको क्लिनिक पर ले आना। डॉक्टर तो चला जाता है, मगर सुधा अपने बिस्तर से टस की मस नहीं होती और अगले कुछ दिन भी प्राची को ही काम करते रहना पड़ता है। पानी सर के ऊपर से गुजर गया है, ये ऐसे नहीं सुधरने वाली। कुछ दिनों बाद प्राची कुछ काम से घर से बाहर गई होती है। हे भगवान, बहुत तेज भूख लगी है, पता नहीं माँ जी कब तक वापस लौटेगी। तब तक अपने लिए कुछ बना ही लेती हूँ। सुधा कुछ बना ही रही होती है कि तभी प्राची अचानक से लौट आती है। हे भगवान, माँ जी तो बहुत जल्दी लौट आई।
जल्दी जल्दी चूल्हा बुझाने के चक्कर में उसके पल्लू में आग लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये आवाज कैसी? प्राची भागी भागी रसोई की तरफ आती है। अरे बहू, ये आग कैसे लगी और तुम यहाँ क्या कर रही थी? पहले मुझे बचाइए माँ जी। प्राची फटाफट उसके ऊपर एक चद्दर डाल देती है और आग बुझाती है। सुधा के अंधे ना होने का सच अब सामने आ जाता है और वो प्राची से आंखें नहीं मिला पाती। ये सब क्या है बहू? मुझे माफ कर दो माँ जी। मुझे तुम पर शक पहले से ही था बहू, मगर काम चोरी इस कदर भी ना करो कि खुद को ही नुकसान हो जाए। ये हमारे घर का ही तो काम है ना बहू। अब और शर्मिंदा मत कीजिए माँ जी, मैंने आपको इतना तंग किया हमेशा, फिर भी आपने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं बहू, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए ना तो उसे भूला नहीं कहते। चल अब अपने हाथ की चाय तो पिला दे जरा। जी माँ जी। सुमन और ऋषभ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जिस पर वो अपने अपने घर में शादी की बात करते हैं। माँ, मैं ऋषभ से शादी करना चाहती हूँ। अरे बेटा, तुमने तो हमारा खूब नाम रोशन किया है। अगर तुम खुश हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ सुमन के घर में सब कुछ सुलझा होता है, वहीं दूसरी तरफ ऋषभ अपने घर की पहेलियां सुलझाने में लगा होता है। पापा, सुमन बहुत संस्कारी और अच्छी है। हाँ जरूर, आशिकी करती है और संस्कारी। वाह जी वाह। माँ, तुम ही बोलती हो सबके साथ प्यार से रहना हमारे संस्कार है। अरे ठीक है, एक बार। क्या एक बार? आप तो चुप ही रहिए। पैसे देखकर हमारे सीधे साधे लड़के को फंसा लिया। माँ, सुमन एमएलए है, उसे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। ऋषभ की बात सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अरे क्या बात है देवर जी, आपने तो सीधा असेंबली में ही डाका मार दिया। वैसे एमएलए बहू के आने से सबके बीच मेरा तो रुतबा बढ़ जाएगा। सादा बुरा नहीं है। अरे ठीक है, एक बार मिल लूंगी। अगर मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाई ना तो एमएलए हो या प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर दूंगी, समझे? अगले दिन सबकी मीटिंग फिक्स हो जाती है, जिसमें सुमन ऋषभ के घर वालों से मिलने उसके घर आती है। एमएलए तो बन गई, पढ़ाई लिखाई कितनी की है? जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सफोर्ड ठीक है। खाना बनाना आता है क्या? आंटी जी, वो तो नहीं। अरे कुछ नहीं होता, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। अरे अपने आप को तो संभालना आता नहीं, इसे संभालने चली। और तुम इसकी बातों से खुश मत होना। इस घर की बहू तभी बनोगी जब मैं अप्रूवल दूंगी। हाँ। ऋषभ की मम्मी ये सब बोल ही रही होती है कि सुमन का फोन बजने लगता है, जिसे सुनने के लिए वो उनसे थोड़ी दूर चली जाती है। देखा कैसे डर गई। तभी उन्हें सुमन की आवाज सुनाई देती है। अबे ओए, गुंडा होगा तो अपने एरिया में, मेरे सामने ये शनपट्टी दिखाई ना तो हाथ पैर तोड़कर मुंह में दे दूंगी। कान और दिमाग के सारे पर्दे खोलकर सुन ले। अगर पब्लिक को परेशान करना बंद नहीं किया तो अपनी जिंदगी पर पछताएगा। जब तक मैं इस बकवास इंटरव्यू को निपटाकर वहां पहुंचूं, अपने चेलों के साथ सटक ले। अगर दिखाई भी दे दिया तो देखने लायक नहीं छोड़ूंगी। सुमन की बातें सुनकर पूरे घर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऋषभ की मम्मी तो पूरी की पूरी ही खड़ी हो जाती है। सबने देखा कौन डर रहा है और कौन डरा रहा है। आंटी जी, आपको और कुछ पूछना है क्या? सालों में पहली बार जुबान बंद हुई है, थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो ना, हमें रिश्ता मंजूर है। इस पर सुमन वहां से चली जाती है और उसके जाते ही ऋषभ का पूरा परिवार बहुत तेज हंसने लगता है। क्यों मम्मी जी, उसे खाना बनाना तो आता ही नहीं? अरे तुम्हें बहुत मजे आ रहे हैं, पूरी जलता अंगारा है। जब यहाँ आकर सबके पीछे आग लगाएगी ना तब पता चलेगा। ऋषभ अपनी शादी से बहुत खुश होता है, इसीलिए किसी को कुछ नहीं बोलता और देखते ही देखते कुछ दिनों में धूमधाम के साथ दोनों की शादी हो जाती है।
ससुराल पहुंचकर सुमन घर में सबका दिल जीत लेती है, लेकिन उसकी सास अभी भी उसे उतना ही नापसंद करती है। एक सुबह सुमन अपनी सास के पास चाय लेकर जाती है। मम्मी जी चाय। सास चाय का कप हाथ में पकड़ती है तो सुमन का फोन बज जाता है, जिस पर वो फोन पर बातें करने लगती है। हाँ चाय? नहीं नहीं, हाँ जहर दे दो। अरे रुको भाई, अभी शादी हुई है, थोड़े दिन बाद खत्म करते हैं ना। सुमन की बातें सुनकर उसकी सास की सांसें ही थम जाती है। वो मन ही मन सोचती है, भगवान, मेरी तुम्हारे साथ कौन सी दुश्मनी थी जो इसे यहाँ मेरी जान लेने के लिए भेज दिया। अब क्या हुआ मम्मी जी, आपने चाय नहीं पी? आज से मैंने चाय पीना छोड़ दिया। इस पर सास तो उठकर वहां से चली जाती है, लेकिन सुमन वहीं खड़ी रहती है, कुछ समझ नहीं पाती। तभी उसकी भाभी भी वहां आ जाती है। आहा, तुमने तो मम्मी जी की अच्छी खटिया खड़ी की है। इतने साल मुझे बहुत परेशान किया, अब आई खुद की बारी। अरे पर मैंने क्या किया? अरे रिश्ते वाले दिन तुमने फोन पर जो बात की थी, मम्मी जी अभी उस डर से बाहर निकली भी नहीं थी और आज फिर तुम्हें फोन पर बात करते हुए सुन लिया। अरे तौबा तौबा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो तो मेरे काम में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे इस तरह की बात करनी पड़ती है। अरे वो जो भी हो, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। अपनी भाभी की बात सुनकर सुमन बहुत परेशान हो जाती है और सबको सच बताने के लिए एक जगह इकट्ठा करती है। अरे क्या हुआ, सबको यहाँ क्यों बुलाया? मम्मी जी, मेरा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। पहले मैं एक गुंडे से बात कर रही थी जो मुझे धमकी देकर पब्लिक को बहुत परेशान कर रहा था, और अभी मैं अपने सेक्रेटरी से बात कर रही थी, जिसने पहले पूछा कि मैंने चाय पी। जब मैंने मना किया, फिर जहर की बात चूहों के लिए हुई थी। ऑफिस में बहुत चूहे हो गए हैं ना, और आखिर में एक गुंडे के केस की बात थी, जिसमें मैंने बोला कि अभी मेरी शादी हुई है, इसलिए थोड़े टाइम बाद उसका केस खत्म करते हैं। हाँ आश, अब मतलब कि अब मैं चाय पी सकती हूँ? हाँ हाँ, मेरी ड्रामा क्वीन।